तो हाय एवरीवन, आज जो है हम बात करने वाले होंगे मॉडर्न फिजिक्स 1 का लास्ट टॉपिक जो कि होता है हमारा एक्सरेज। तो एक्सरे की बात हम शुरू करते हैं यार। एक आध सवाल इसका आ जाता है और बहुत ही कंसेप्चुअल है, बहुत ही इजी है, आपको आसानी से याद भी हो जाएगा तुरंत की तुरंत इसी वीडियो को अगर आपने पूरा देखा तो। एक्सरेज का सवाल अगर आ जाता है तो आपके इजीली 4 मार्क्स बन जाते हैं अगर एक भी सवाल आता है तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ता है कि ये चीज क्या है। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, इसका सेटअप बनाया है, इस सेटअप को हम बोलते हैं कूलिज ट्यूब। अब कूलिज ट्यूब में क्या चल रहा है? कूलिज ट्यूब में ये चल रहा है कि हमने यहाँ पे एक पोटेंशियल लगाया हुआ है, ये हमारा एक कैथोड है और ये हमारा एक टारगेट मेटल है। ठीक है, यहाँ ये जो कैथोड है, इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और उनको एक्सेलरेट कर रहा है ये हमारा पोटेंशियल। अब ये एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन जैसे ही जाकर के टारगेट मेटल पर बॉम्बार्ड करते हैं, हमारी कुछ रेडिएशंस निकलती हैं इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। ये रेडिएशंस जो निकली हैं, इन रेडिएशंस को हमने नाम दे दिया एक्सरेज। एकदम सिंपल सी बात है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकले, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन निकले, टारगेट मेटल पे जाकर के बॉम्बार्ड किए, बॉम्बार्ड करने के बाद कुछ रेडिएशंस निकली, उनको हमने नाम दे दिया एक्सरेज। सेटअप का नाम क्या? सेटअप का नाम है कूलिज ट्यूब। इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं आपके दिमाग में डालता हूं डाउट। तो डाउट ये है कि यार याद करो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हुआ था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हुआ था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किसी सरफेस पर फोटोन आकर के गिरता था तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाता था। ये तो सिंपल सा लॉजिक है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि क्या इसका उल्टा भी हो सकता है क्या? क्या इसका उल्टा भी हो सकता है क्या? जी हां, बिल्कुल हो सकता है और वही होता है एक्सरेज का। सो दिस इज द रिवर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस इज द रिवर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। असल में हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के इस बार टारगेट मेटल पर भिड़ रहे हैं, भिड़ने के बाद वहां से फोटोन निकल रहे हैं, उन फोटोन को हमने नाम दे दिया है एक्सरेज। उन फोटोन का नाम क्या दे दिया है? एक्सरेज। बहुत सुंदर। अब मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि आप टारगेट मेटल को टारगेट करो, आप टारगेट मेटल को टारगेट करो, या टारगेट मेटल है तो ये कोई सा आंडू पांडू तो हो नहीं सकता कि किसी को भी उठा लिया। इसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? देखो, शुड हैव हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए। क्यों भैया? कम हो गई तो क्या हो जाएगा? कम हो गई तो क्या हो जाएगा? कम हो गई तो भाई साहब ये जल्दी मेल्ट कर जाएगा। खुद सोचो, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम हो गई तो हीट आते ही मैं तो पिघल गया, मैं तो पिघल गया। इसी के साथ साथ इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए। इसके साथ साथ इसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी हाई होनी चाहिए। क्यों? थर्मल कंडक्टिविटी हाई होगी तभी ये हीट ट्रांसफर कर पाएगा। हाँ जी कि ना जी? अगर थर्मल कंडक्टिविटी हाई होगी तभी ये हीट ट्रांसफर कर पाएगा। चौथी प्रॉपर्टी क्या है? एटॉमिक नंबर हाई होना चाहिए। हाई एटॉमिक नंबर। क्यों भैया एटॉमिक नंबर हाई? इसीलिए क्योंकि हाई एटॉमिक नंबर वालों पर ही एक्सरेज देखी गई है। हाई एटॉमिक नंबर वालों पर ही एक्सरेज देखी गई है। तो 4 प्रॉपर्टीज हैं, इजी हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा, एटॉमिक नंबर भी ज्यादा। ये हमारे टारगेट मेटल की प्रॉपर्टीज हैं। अगर इनसे कुछ कुछ मिसमैच हुआ तो एक्सरेज शायद ना दिखे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। एक्सरेज जो है, एक्सरेज हमारी जनरली 2 फॉर्म में देखी जाती हैं। एक होती है कंटीन्यूअस और एक होती है कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन सी होती है? मेरे साथ रिपीट करो। एक होती है कंटीन्यूअस, एक होती है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कंटीन्यूअस की अगर हम बात करें तो हमने क्या करा? हमने ये करा कि यार ये जो वेवलेंथ की निकल रही है, एक्सरेज निकल रही है, हमने इनको पकड़ा कि रोको भाई, इधर आओ, इधर आओ, तुम अपना ग्राफ प्लॉट करवाओ, तुम अपना ग्राफ प्लॉट करवाओ। अब हमने इनका क्या करा? ग्राफ प्लॉट कराया। ग्राफ कैसे प्लॉट किया? हमने इनका ग्राफ प्लॉट कराया वेवलेंथ वर्सेस इंटेंसिटी का। हमने इनका ग्राफ प्लॉट किया वेवलेंथ वर्सेस इंटेंसिटी का। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि एक मिनिमम वेवलेंथ तो आनी ही चाहिए, उससे कम पर नहीं बनेगा, उससे कम पर मामला हमारा नहीं बनेगा, इससे ज्यादा तो होना ही चाहिए। एक मिनिमम वेवलेंथ हमारा बेंचमार्क है। अब हमारा ग्राफ ऐसा देखा गया कि यार ये तो ऐसे बना है हमारा ग्राफ। कैसा बना है? एक मिनिमम वेवलेंथ हमने देखी है। अब वो मिनिमम वेवलेंथ क्या है? मिनिमम वेवलेंथ क्या है? खुद सोचो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है,
ये इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी कैरी करके जा रहा है, वो एनर्जी क्या है, वो एनर्जी क्या है, QV। याद कर QV, याद कर QV। और यहाँ पे Q क्या है, यहाँ पे Q है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हमने क्या करा, ये इक्वेशन का यूज किया। अब हमारी मैक्सिमम एनर्जी क्या है, EV, क्योंकि यहाँ पे Q क्या है, चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो EV इज माई मैक्सिमम एनर्जी। अब मेरी मैक्सिमम एनर्जी EV है, तो EV इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा मिनिमम। लैम्डा मिनिमम क्यों, क्योंकि ये मैक्सिमम है, ये लैम्डा मिनिमम। तो लैम्डा मिनिमम क्या आ गया, hc बाय EV, hc बाय EV। अब तुम इसको सॉल्व करो मेरे प्यारे, इसको सॉल्व करोगे तो 12400 आता है, याद कर 12400 बटे V। V किस में आएगा, वोल्ट में, और ये एंगस्ट्रॉम में आएगी तेरी वेवलेंथ, ये आएगी एंगस्ट्रॉम में। मजे की बात क्या है, मजे की बात ये है कि भाई साहब आपका V जितना ज्यादा उतना आपका लैम्डा मिनिमम कम, जितना V ज्यादा उतना लैम्डा मिनिमम कम। चल फटाफट अपना दिमाग खोल और एक सवाल कर दे। अगर मान ले तेरे सामने ऐसा ग्राफ आ जाए, और मान ले एक ग्राफ ऐसा आ जाए, और इसका बोल दिया जाए V1, इसका बोल दिया जाए V2, और ये तेरी लैम्डा मिनिमम 1 है, ये लैम्डा मिनिमम 2 है। बोल प्यारे किसका ज्यादा, बोल प्यारे, पोटेंशियल पर कमेंट कर, पोटेंशियल पर कमेंट कर। भाई साहब मुझे एक बात दिख रही है कि लैम्डा 2 मिनिमम जो है वो छोटा है, लैम्डा 1 मिनिमम ज्यादा है। सही बात है कि नहीं है, सही बात है कि नहीं है। तो पोटेंशियल तो उल्टा होगा, पोटेंशियल तो उल्टा होगा। इसका मतलब V2 ज्यादा होगा V1 से, V2 ज्यादा होगा V1 से। अरे आया कि नहीं आया, चलिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब चलते हैं हम अपनी दूसरी चीज पे। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। गौर से सुनना बेटा, गौर से सुनना। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे क्या है, हमने क्या देखा, जब हम नॉर्मल की वेवलेंथ को उठा करके ग्राफ प्लॉट कर रहे थे तो सिंपल ऐसा ग्राफ हमें दिख रहा था, सिंपल ऐसा ग्राफ हमें दिख रहा था। लेकिन हमने क्या करा, हमने बोला कि यार थोड़ा और डिटेल में ऑब्जर्व करते हैं, काफी सारी वेवलेंथ को लेकर के आए, काफी सारे फोटॉन्स को लेकर के आए, और उन पे हमने डिटेल स्टडी करी। डिटेल स्टडी करके एक एक वैल्यू को जब ऑब्जर्व किया तो हमने देखा कि कहीं कहीं पर एकदम शार्प एजेस बन रही हैं, जिनको हम बोलते हैं सींग। ब्रजवासी क्या बोलते हैं कि भाई साहब कोई राक्षस है जो सींग मार रहा है, का मार रहा है, सींग मार रहा है। अब देखो भाई साहब क्या है, ये जो सींग है ये क्या बन रहे हैं, ये शो कर रहे हैं उस टारगेट मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स। जिसका मतलब अगर मैं टारगेट मेटल चेंज करूंगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि सींग नहीं बनेंगे, सींग नहीं बनेंगे। इसका मतलब ये है कि सींग की पोजीशन आगे पीछे हो सकती है। क्या हो सकता है, अगर मैंने टारगेट मटेरियल को चेंज करा, दूसरा लिया, तो सींग तो बनना है, लेकिन सींग का पोजीशन आगे पीछे हो सकता है। तो इसीलिए क्योंकि ये टारगेट मेटल की कैरेक्टरिस्टिक को बता रहा है, इसीलिए इसका नाम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे रखा, इसलिए इसका नाम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे रखा। अब आगे की बात सुन कि हो क्या रहा है असल में, असल में हो क्या रहा है। जब तेरे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं टारगेट मटेरियल के पास, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये करा कि भाई साहब जो हमारा न्यूक्लियस है, एटम का न्यूक्लियस, उसके पास से इलेक्ट्रॉन को लेकर के भाग गए, उसके पास से इलेक्ट्रॉन को लेकर के भाग गए, इलेक्ट्रॉन को लेकर के भाग गए। तो वहां पे क्या हुआ, वैकेंसी क्रिएट हो गई। क्या हो गई, वैकेंसी क्रिएट हो गई। भैया वैकेंसी आ गई, सरकारी नौकरी की पेपर भर दो। अब पेपर भरने के लिए, जगह भरने के लिए जो ऊपर के इलेक्ट्रॉन है वो नीचे आएंगे। अरे आएंगे कि नहीं आएंगे, ऊपर के इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे। जब ऊपर के इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे तो कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे। अरे करेंगे कि नहीं करेंगे। अब वो जो रेडिएशन होती हैं, वो होती हैं ये रेडिएशन जो हमारे अलग से सींग बन के आते हैं। वो रेडिएशन जो होती है वो ये रेडिएशन होती है जो सींग बन के आते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब इस बात को यहां से समझ कि ये के अल्फा, के बीटा, एल अल्फा, एल बीटा क्या चीज है। अगर मान ले तेरे के शेल में वैकेंसी क्रिएट हो गई, यहां से इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, तो इसके पास क्या ऑप्शन है, इसके पास ऑप्शन है एल शेल से आ जाए, इसके पास ऑप्शन है एम शेल से आ जाए। अरे है कि नहीं, अगर के शेल से इलेक्ट्रॉन में वैकेंसी क्रिएट हो गई तो इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी लेने के लिए अपनी एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी लूज करेगा, वैकेंसी फिल कर देगा। वैकेंसी फिल करने के दो ऑप्शन है, या तो एल शेल से आ जाए या एम शेल से आ जाए। अगर एल शेल से आया, क्योंकि पहला ट्रांजिशन है डायरेक्ट L2K, तो उसको हमने नाम दे दिया के अल्फा। अगर एक ऊपर से आया तो उसको नाम दे दिया के बीटा। सेम चीज अगर L के लिए हुई,
मतलब कि अगर वैकेंसी क्रिएट हुई एल शेल में तो हमने क्या बोला, एम शेल से आया तो उसको नाम दे देंगे एल अल्फा, अगर एन से आता तो क्या नाम दे देते, एल बीटा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी। अच्छा चल और मजे की बात सुन, मजे की बात क्या है, तू लैम्डा देख, वेवलेंथ देख, वेवलेंथ एल अल्फा की सबसे ज्यादा है कि नहीं, एल अल्फा की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, फिर एल बीटा की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, फिर के अल्फा की लैम्डा वेवलेंथ सबसे ज्यादा, फिर तेरी के बीटा की आती है। तो वेवलेंथ का रिलेशन तो तू जानता है कि भाई साहब देखो एल अल्फा की ज्यादा, फिर एल बीटा की, फिर के अल्फा की, फिर के बीटा की। अब वेवलेंथ एनर्जी के है उल्टी, अगर एनर्जी के उल्टी है तो के बीटा की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, किसकी होगी, के बीटा की एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर के अल्फा की, फिर एल बीटा की, फिर एल अल्फा की। बोल तुझे याद रह जाएगा, बोल तुझे याद रह जाएगा। लेकिन भैया एक और डाउट है, डाउट क्या है कि आपने इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा का ग्राफ बनाया है, अरे बनाया कि नहीं बनाया, इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा का बनाया है। तो इंटेंसिटी आप देखो कि भाई साहब के अल्फा की ज्यादा क्यों है, सवाल पढ़ो, के अल्फा का पीक बड़ा क्यों है और के बीटा का पीक छोटा क्यों है। असल में तुम इस बात को जानो कि यार के बीटा की एनर्जी ज्यादा है, सही बात है, के बीटा की एनर्जी ज्यादा है, के अल्फा की एनर्जी कम है, तो के बीटा की पीक बड़ी होनी चाहिए, क्यों नहीं है। असल में बात ये डिपेंड करती है कि इंटेंसिटी जो होती है वो केवल एनर्जी पर डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है टोटल एनर्जी पे। मतलब कि के अल्फा ट्रांजिशन ज्यादा हुए तो ज्यादा इंटेंसिटी हुई, क्योंकि के अल्फा का होने का चांस ज्यादा होता है, के अल्फा ट्रांजिशन होने का चांस ज्यादा होता है। तो अगर नंबर ज्यादा एनर्जी कम तो ओवरऑल तो ज्यादा, अगर ओवरऑल ज्यादा तो इंटेंसिटी की पीक ज्यादा। चलिए बहुत बढ़िया, अब इस बात को समझते हैं मोजले दो, जो कि लास्ट टॉपिक है। मोजले ने क्या बताया यार, मोजले ने उठाई के अल्फा और के अल्फा की फ्रीक्वेंसी वर्सेस जेड को प्लॉट करा, प्लॉट करके देखा कि यार ये तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन बन रहा है, बट ओरिजिन से पास नहीं करा, ओरिजिन से पास नहीं करता। तो इसने जब ग्राफ बनाया रूट ऑफ एफ के अल्फा का और जेड का, ये हमारी स्ट्रेट लाइन बनी जो कि ओरिजिन से पास नहीं करती थी। तो इन जनरल जो इन्होंने अपना लॉ दिया वो ये दिया कि भैया रूट एफ जो है वो ए जेड माइनस बी है, जिसमें ए और बी दोनों कुछ कुछ कांस्टेंट है और अननोन है, किसी के लिए भी कुछ भी हो सकते हैं। रूट एफ इज ए जेड माइनस बी। अब अगर के अल्फा है, अगर हम फ्रीक्वेंसी के अल्फा के लिए ले रहे हैं तो इनका ए और बी इन्होंने निकाल दिया। ए की वैल्यू जो आती है वो आती है रूट 3 RC/4 और बी की वैल्यू जो आती है वो आती है 1। तो अगर के अल्फा के लिए मैं ये इक्वेशन लिख रहा हूं तो क्या लिखूंगा, रूट एफ के अल्फा इज इक्वल्स टू रूट 3 RC/4 इंटू जेड माइनस 1। ये हमारा मोजले था, ये इसकी जनरल फॉर्म है। तो इतना ही मुझे यार एक्सरे के लिए बताना था। आई होप कि सबको पसंद आया हो। बस यार सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और प्लीज इसको और दोस्तों के लिए भी भेजो, क्योंकि 10 मिनट में सबसे अच्छा कंटेंट देने वाला यही एक चैनल है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।